नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसको भली भांति समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे अपने देश को समझते हैं, अपने देश की ज्योग्राफी को समझते हैं। और आप लोगों से बस एक सूचना भी है आप लोगों के लिए थोड़ा सा। देखिए, आप लोगों को पता है कि चुनाव का घोषणा हो चुका है और आप लोग भली भांति पढ़े हुए हैं, सब कोई पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप लोग जब बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी या अन्य कॉम्पिटिटिव की तैयारी जब आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग भली भांति समझते हैं कि किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है। आप लोग भी अपने गार्जियन को, अपने माता पिता, भाई बहन को, सभी को समझाइएगा कि दारू, शराब, जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी के नाम पे वोट मत करें। आप सभी को पता है कि हम लोग भले ही शिक्षक, छात्र, पढ़ने और पढ़ाने का काम है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों का एक दूसरा काम ये भी है कि समाज को अच्छी दिशा की ओर लेके जाना भी हम लोगों का काम है। इसीलिए हम लोग भी राजनीति से अलग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति का ही हिस्सा हैं। क्योंकि राजनीति ही तय करता है, जिसको हम लोग जिता के भेजते हैं वही तय करता है कि हमको नौकरी मिलेगा कि नहीं, हमको कितना घंटा काम करना होगा, कितना घंटा पढ़ना होगा, कितना घंटा सोना होगा, कई बजे पढ़ाने जाना होगा, कितने बजे मजदूर करने वाला मजदूरी करने जाएगा, कितना बजे ड्यूटी जाना है। यानी कि शुरू से, सुबह से लेकर शाम तक का हर काम राजनीति निर्धारित करती है। इसलिए हम लोग राजनीति से अलग नहीं हैं। बस हम लोग गंदी राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग ये इतना जरूर करेंगे कि हमारा समाज में लोग अच्छे लोगों का चयन करें, अच्छे लोगों को जिता के भेजें, जो अच्छे गरीब परिवार के, गरीब लोगों के, मजदूरों के जीवन को समझे, उनके बच्चों के भविष्य को समझे। उन लोगों को वोट नहीं करेंगे जो पैसा, दारू, शराब दे के आपको खरीदने आए, आपके साथ साथ आपके बच्चों को भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य को खरीदने आए। ऐसे लोगों को वोट नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर किसको वोट करेंगे, सब तो वैसा ही है। नहीं, आप सभी को पता होता है। स्थानीय चुनाव से ही आप समझिए, मुखिया का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव, इन सब का चुनाव में जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो आप सभी को पता होता है कि उसमें से जो पैसा दे के हमको वोट मांगने आया, को जो दारू, शराब, मुर्गा खिला करके जो वोट मांगने आया, और उनको जब आप वोट देने जा रहे होते हैं या पूरा समाज उनको वोट देने के लिए जा रहा होता है, तो उस समय भली भांति पता होता है कि उनकी तुलना में जो दूसरा उम्मीदवार है, जो किसी को पैसा नहीं दिया है, बस समाज के काम के लिए उससे बेहतर उम्मीदवार है, वो उनको वोट करना चाहिए, ताकि वो आपका चिंता करेगा, आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किन्हें वोट करना है। अपने माता पिता को, भाई बहन को, समाज में लोगों को जागरूक करना है कि देखिए ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए। आज वो आपको दारू, शराब 1000 रुपया दे के खरीद रहा है। 1000 रुपया तो आप एक दिन में उड़ा देंगे, 2 दिन में आप कमा भी सकते हैं, लेकिन उस 1000 रुपया या दारू, मुर्गा, शराब से आपको 5 साल तक के लिए वो खरीद लिया और आपके बच्चों का भविष्य को भी खरीद लिया। ठीक है, और वो 500-1000 रुपया के लालच में आकर के आपको लगता है कि क्या हमको काम है, हमको तो एक बटन दबाना है, लेकिन वो बटन आपके बच्चों का भविष्य का निर्धारण करता है, याद रखिए। इसीलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत कीजिएगा जो जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे उकसाए, जो पैसा, दारू, शराब आपको दे। ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं करना है। उससे हमको पता है कि सब वैसा ही, राजनीति गंदी चीज़ आज के समाज में हो चुकी है, लेकिन उसमें से जो बेहतर हो, देखिए दुनिया क्या करती है मुझे नहीं पता, हम हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहेंगे, अच्छा कर्तव्य करेंगे। दुनिया क्या करती है पता नहीं, बस जागरूक करना मेरा कर्तव्य है, हर लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आप लोगों को भी हम बोलते हैं कि आप लोगों को भी ये चीज़ें सोचना चाहिए कि अच्छे लोगों को वोट करेंगे, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, हमारे साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, जो हमें मजदूर बनाए, जो हमें खरीदने के लिए आए, उसको वोट नहीं करेंगे। नहीं तो हम पीढ़ियों से मजदूरी, किसानी करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, और उनका बेटा हवाई जहाज में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग करने के लिए विदेश जाता है, वो जाते रहेगा। इन परंपरा को तोड़ना है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो सुधार सके, जो उनसे बेहतर काम कर सके, उनको वोट करना है। बस उस समाज में जो सबसे बेहतर हो उनको वोट करना है।
चलिए, मेरा काम था इस समय, मेरा काम ऐसे भी हम कभी राजनीति में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हमको कोई जाति धर्म संप्रदाय कोई भी पार्टी किसी से हमको मतलब नहीं है। मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है और हम कभी भी इसमें टिप्पणी नहीं करते हैं। आप लोगों को भली भांति पता है, मेरा क्लास करते हैं आप लोग। लेकिन इस समाज को सही दिशा देना भी मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। आपके समाज में कौन अच्छा उम्मीदवार है वो आपको भली भांति पता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए और उन्हीं को वोट कीजिए। किसी भी पार्टी को, किसी भी जाति को, धर्म को, संप्रदाय को, इसको सपोर्ट मत कीजिए। पैसा दारू बांटने वाला को सपोर्ट मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, क्या यानी कि हम लोगों का पिछला टॉपिक मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश खत्म हुआ था। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं। आप लोग भी मैप बनाइएगा, एक इंडिया का मैप बना लीजिए, फिर इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, इधर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मैप, नीचे ज़्यादा ज़रूरत तो नीचे का है आज, इसीलिए थोड़ा ऊपर करके बना लेते हैं। देखिए, ये आपका भारत है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हम लोग पढ़ लिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालयी पर्वत प्रदेश कहते हैं, हम लोग इसको पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश भी पढ़ लिए, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश भी पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसका जरा सा हम मैप बना दें पहले कि पठारी प्रदेश कितना भाग में फैला हुआ है। तो देखिए, ये जो प्रायद्वीप का पठार है, आप अगर इसको मैपिंग में देखेंगे तो इस प्रकार से ये इधर थोड़ा सा कम में इस तरह से इधर फैला हुआ है। इधर से आएंगे तो यहाँ पे दो भ्रंश घाटी बना हुआ है और यहाँ पे इस प्रकार से गया हुआ है, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ठीक है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार। आप लोग भी फिगर बना लीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। थोड़ा गला आज फंसा हुआ लग रहा है। चलिए, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये पूरे भारत का लगभग 15% भूभाग में है ना, 15% भूभाग में। जो मैदानी प्रदेश है, ये लगभग 7 लाख वर्ग, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पूरे भारत का लगभग 22.5% भूभाग में है, 22.5% भूभाग में है। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये पूरे भारत का लगभग 50% भूभाग में है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हेडलाइनिंग दे दीजिए, साइड में ये फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसका हम लोग परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसका हम लोग परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय, यहाँ लिखिए,
देखिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे, परिचय। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत, पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार के पठार, प्रायद्वीपीय पठार के पठार, इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के दर्रा, आप लोग पूरा लिखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के दर्रा भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार के, हाँ पर्वत तो लिख दिए, पठार भी लिख दिए। उसके बाद हाँ उसमें घाटी भी पढ़ेंगे, भ्रंश, भ्रंश दरार वही होता है, ठीक है। उसमें घाटियाँ, भ्रंश दर्रा में लिख दीजिएगा, इसमें घाटियाँ भी होता है, घाटियाँ भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी घाटियाँ हैं इसमें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पठार, पर्वत, घाटियाँ, भ्रंश, दर्रा, इसके बारे में, ठीक। तो इतना चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बता दिए कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरे भारत का लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो 16 लाख यही है, तो पूरे भारत का लगभग 50% भूभाग में ये फैला हुआ है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये 500 से 700 मीटर ऊंचा है, 500 से 700 मीटर औसत ऊंचा है, औसत ऊंचाई इसकी, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 500 से 700 मीटर है, ठीक। अब देखिए इसको अगर हम समझें, अब इसको अलग से मैप क्या बनाया, आप लोग समझ ही रहे हैं। अलग से अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए ये दो भ्रंश है, इसके बारे में भी समझेंगे। ये नर्मदा भ्रंश है, ये ताप्ती भ्रंश है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ये वाला नर्मदा भ्रंश, ये वाला जो है ये नर्मदा भ्रंश है, यहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है, नर्मदा भ्रंश। ये वाला ताप्ती भ्रंश है, जिसको तापी भ्रंश भी कहते हैं, ये ताप्ती भ्रंश है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका हिस्सा, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका हिस्सा यहाँ पे मेघालय पठार के रूप में भी है, यहाँ पे ये इसी का हिस्सा है। ये है आपका मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय और कार्बो एंगलोंग का पठार है। यहाँ पे मेघालय का पठार प्लस में कार्बो एंगलोंग का पठार, कार्बो एंगलोंग का पठार, एकलोंग का पठार, ये पठार भी इसी का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों गैप हो चुका है, इसका कारण भी बताएंगे, ठीक है। यानी कि ये पठार पहले एक ही था, लेकिन अब देखिए इन दोनों के बीच में ये गैप बन चुका है। तो ये दोनों जो गैप है, ये जो दूरी है, ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? इस गैप को हम लोग कहते हैं राजमहल गैप, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इस गैप को कहते हैं राजमहल गैप, राजमहल गैप, राजमहल गैप कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, राजमहल गैप के भी बारे में हम लोग जानेंगे। इसको मालदा गैप भी कहते हैं, राजमहल या तो मालदा गैप भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो इसको दूसरा कलर से कर देते हैं, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ना, इसको राजमहल या मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मेघालय का पठार या कार्बो एंगलोंग, मेघालय एवं कार्बो एंगलोंग, सब कार्बो एंगलोंग का भी पठार यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला हिस्सा है, इसको अगर हम अलग से, ये तो भारत का मैप में हम समझा दिए आपको, अगर इसी को हम अलग से आपको समझाएं, इधर एक फिगर बना के, उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, इस प्रकार से। ये नर्मदा भ्रंश, ये ताप्ती भ्रंश, फिर ये अरावली पर्वत, ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये आपका पठार है, इसको आप लोग बना लीजिए, ये पठार को।
गैप एक ये वाला है, ये वाला दोनों गैप हो गया, ठीक है। ये वाला नर्मदा नदी यहाँ प्रवाहित होती है और यहाँ पे ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ये वाला जो हिस्सा है ये राजमहल का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये राजमहल वाला हिस्सा है, राजमहल वाला। अभी इसके बारे में सारा समझाएंगे। ये अरावली पर्वत है, अरावली, ठीक है। ये दिल्ली तक फैला, यहीं पे दिल्ली है, यहाँ पे अरावली पर्वत के जस्ट उत्तरी छोर में है दिल्ली, ठीक है, अरावली। इसका अगर देखिए ये पूर्वी सीमा हो गया राजमहल, ये वाला यहाँ पे विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत ये वाला। और पूरब में अगर जाइएगा तो यहाँ पे आपका पूर्वी घाट पर्वत है। अभी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और यहाँ पे है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये वाला है आपका पश्चिमी घाट। इसकी सीमा जो बनाती है, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तर में इसका विंध्यन पर्वत है, और दक्षिणी में इसका केप अंतरीप कहते हैं इसको, या कन्याकुमारी अंतरीप भी कहते हैं, ठीक है। इसको कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, अंतरीप, इसको कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, इसको कन्याकुमारी, यहीं पे है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसका फिगर अच्छा से बना लीजिएगा, आप लोगों को सारा एक एक चीज़ें समझ भी आ जाएगा। इसको ठीक से हम लिखा देंगे। तो इसका उत्तरी सीमा विंध्यन पर्वत, उत्तरी पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और अगर इसका अंतिम विस्तार कहेंगे तब तो इसका एक विस्तार यहाँ भी है आपका, इधर यहाँ भी है कार्बो एग्लोंग का पठार और मेघालय का पठार, ठीक है। कार्बो एग्लोंग और मेघालय का पठार इसी का हिस्सा है। तो सबसे पूर्वी हिस्सा आप इसको भी मान सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कार्बो एग्लोंग और इसका भी हिस्सा यहाँ पे है। मेघालय प्लस में कार्बो एग्लोंग का पठार, वहाँ लिख ही दिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये इसका हिस्सा है। तो इसकी इस फिगर को बना लीजिए आप लोग अच्छा से कॉपी में, उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप लोगों को बोले भी हैं कि आप लोगों को मेंस राइटिंग साथ साथ करते रहना है जो हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग साथ साथ लिखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी लिखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, फिर हम आपको समझाएंगे, पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे एक एक करके। लिखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश विश्व का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, विश्व का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। थोड़ा स्पीड बोलेंगे आप लोग, पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपके पास वीडियो जाता है। चलिए, भौतिक प्रदेश है जहाँ पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानी संरचनाएं, जहाँ पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानी संरचनाएं तथा भौतिक स्थलाकृतियाँ आप लोगों को लिखने में तो दिक्कत नहीं होता होगा, स्थलाकृतियाँ, ठीक है, स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। पूर्ण विराम दीजिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आप लोगों को बार बार समझा दिए हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है, फिर भी हम समझा देते हैं। इस प्रकार कॉपी इधर हाशिया छोड़ देना है, इधर भी छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ हेडलाइनिंग दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। पहले ये फिगर बनाइएगा, यहाँ पे दूसरा फिगर बनाइएगा ये वाला, इसके बारे में पूरा लिख दीजिएगा, जो जो लिखे हैं। लिखना स्टार्ट यहाँ से कीजिएगा, ठीक। अब लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ख़त्म हो गया, जैसे बोले पैराग्राफ चेंज, तो यहाँ दीजिए पुण्य विराम। उसके बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, इस प्रकार से आपका कॉपी है तो, ठीक। मान लीजिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, बार बार समझा दिए, क्योंकि मेंस राइटिंग में आपको ऐसे लिखना होता है। और ओवर राइटिंग से बचना है, वर्ण को ठीक रखना है, ठीक है, ताकि आपको धीरे धीरे सुधार आ जाए। लिखिए, पुण्य विराम दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह पृथ्वी के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। अतः यहाँ पृथ्वी की प्राचीनतम आर्कियन
प्रीकैम्बियन, ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखा चुके हैं, अब आप लोगों को लिखाने की ज़रूरत नहीं है। आर्कियन, प्रीकैम्बियन, प्रीकैम्बियन, आर्कियन, प्रीकैम्बियन संरचनाएं पाई जाती है। पुनर्विराम, यहाँ विश्व का प्राचीनतम वलीत पर्वत कोमा पठार तथा ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। पुनर्विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह क्षेत्र समुद्र तल से ऊपर आने के बाद कभी समुद्र के नीचे नहीं गया, कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया। अतः दीर्घकाल का आच्छादन के घटित होने से यह एक अपरदित कोमा अवशिष्ट पठार एवं पहाड़ियों के रूप में मौजूद है। अपरदित अवशिष्ट पठार एवं पहाड़ियों के रूप में मौजूद है। पुनर्विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। देखिए, आपको बताए थे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश धनुषाकार आकृति में है, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश आयताकार आकृति में है, और ये प्रायद्वीप पठार कैसा है? त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में है और शीर्ष इसका दक्षिण में, कन्या अंतरीप है शीर्ष न। आप लोग त्रिभुज समझ ही रहे हैं, जैसे ऐसे त्रिभुज होता है, इसका आधार ये है, तो इसका आधार कैसे उल्टा है, इसका आधार न शीर्ष, ऐसे उल्टा कर दीजिए। तो इसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। यह लगभग 500 से 700 मीटर औसत ऊंचा क्षेत्र है। बता ही दिया आपको 500 से 700 मीटर, पहले अभी लिखा है यहाँ पे 700 मीटर औसत ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचाई का क्षेत्र है लिखिएगा, ऐसे ठीक रहेगा। 500 से 700 मीटर औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। पुनर्विराम, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली से पूरब में विंध्य होते हुए मेघालय एवं कार्बो एंगलोंग के पठार तक तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। आपको समझ में आ ही गया, कन्याकुमारी तक है। बाद में बात करते हैं, आपसे क्लास ले रहे हैं अभी। एक सेकेंड, क्लास ले रहे हैं अभी। चलिए, तो हाँ, कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? दक्षिण में, हाँ, कन्याकुमारी तक है। मेघालय एवं कार्बो एंगलोंग का पठार पहले मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था। अभी सारा समझा देते हैं आप लोगों को। जो मेघालय और कार्बो एंगलोंग का पठार है, पहले मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था। लिखिए, फिर समझा देते हैं। पठार से जुड़ा हुआ था, जो विखंडित होकर विस्थापित हो गया। पुण्य विराम दीजिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय प्लेट की गति उत्तर की तुलना में उत्तर पूर्व की ओर अधिक है। इसके कारण मेघालय का पठार मुख्य पठार से टूटकर अलग हो गया।
पूर्ण विराम, परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक गैप का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक गैप का निर्माण हुआ जिसे राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं। जिसे राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं। पूर्ण विराम, इसी गैप में वर्तमान में गंगा ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा स्थित है। इसी गैप में वर्तमान में गंगा ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा स्थित है। आप लोगों को स्पीड बोल देते हैं, गुस्सा मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग पॉज कर करके रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम आप लोगों को समझाए कि ये विश्व का प्राचीनतम भूभाग में या भौतिक प्रदेश में से एक है। तो आप याद कीजिए, जब हम आप लोग को पढ़ाए थे पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो इसमें एक ही महादेश था जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे, याद है ना, पेंजिया कहते थे। यही जब टूटा तो ये 2 भाग में हो गया था। तो जब 2 भाग में हो गया था तो आप लोग याद कीजिए, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, ठीक है। अभी आप लोगों को लिखा है ना, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये अंगारा लैंड का हिस्सा, ठीक है। ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो भारत पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पुराना भूभाग है, ठीक है। इसका निर्माण बाद में नहीं हुआ है, ये उसी प्राचीनतम जब पृथ्वी बना, आर्कियन संरचना जब था पृथ्वी में, उसी समय का ये प्रायद्वीप पठार इसका हिस्सा है, मतलब कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जब से ये बना उसके बाद ये कभी भी समुद्र में समाहित नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि कई बार पृथ्वी में हलचल हुई है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ है 2 प्लेट के टकराने से हुआ, बाद में नवीन है वो, मैदानी भाग नवीन है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ और यहाँ की नदियाँ मिट्टी ला के बाद में निक्षेपित करके मैदान बना। लेकिन ये पठारी भाग जब से पृथ्वी है तभी से, यानी कि आर्कियन संरचना है ये। इसीलिए ये जो इसका पूरब और पश्चिम में जो पर्वत है, अब ये अवशिष्ट के रूप में बच गया। अवशिष्ट मतलब कट छट के अब अवसाद के रूप में बच गया है, कचरा जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी अवसाद, अवशिष्ट के रूप में बच गया है पहले, यानी कि जब से ये बना तब से इस पृथ्वी पर है, ठीक है, तब से ये है। यानी पहले यहाँ पे था, यानी पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब इसको मैप में यहाँ ग्लोब में समझा देते हैं। देखिए ये जो ग्लोब है, ये जो प्रायद्वीप, ये पठारी भाग है, आपको पहले भी समझा चुके हैं। ये पहले कहाँ था? यहाँ पे था, यहाँ था, और ये शुरू से यहीं रहा। फिर ये धीरे धीरे उत्तर पूरब की ओर खिसक के यहाँ के टकराया तो यहाँ हिमालय बन गया, बता ही दिए। तो ये वाला हिस्सा जो है प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये, ठीक। और वो उस समय से अभी तक है। इसीलिए इसमें बारिश, धूप, मतलब नदी की पानी, इसके कारण से इसमें बहुत सारा अवशिष्ट के रूप में ये टूट फूट के अब जो बचा हुआ है ये अवशिष्ट के रूप में है। जब से इसकी निर्माण हुआ है तब से इसका टूटन फूटन झड़न हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अब ये अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। उसके बाद हम आपको क्या बोले कि देखिए, अब आप लोग समझ गए कि ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और ये उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड में उस समय कौन कौन था? अफ्रीका, बताए थे आप लोगों को, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप भारत, दक्षिणी अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। उसी समय से ये है। अब देखिए, उसके बाद हम बोले कि इसका मतलब ये जो गति किया ये किधर किया? तो ये उत्तर पूरब की ओर गति किया। जैसे कि अफ्रीका है यहाँ पे, इसको समझिएगा। मान लीजिए ये अफ्रीका है, मान लीजिए ये आपका अफ्रीका है, ठीक। तो पहले भारत यहाँ था, अब ये उत्तर पूरब की ओर गति किया। ये किधर गति किया? उत्तर पूरब की ओर। और ये उत्तर की ओर भी गति है, लेकिन उत्तर पूरब की ओर इसकी अधिक गति है। इसीलिए क्या हुआ, ये जो पठार है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पठार है, ये मेघालय और कार्बो एंगलोंग का जो पठार है, ये पहले इसी में सटा हुआ था, इसी में सटा हुआ था। लेकिन इसका गति उत्तर पूरब की ओर अधिक है, इसलिए ये टूट करके इससे अलग हो गया। ये टूट करके इससे अलग हो गया, बीच में एक गैप बन गया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, नदी हमेशा नाला से प्रवाहित होती है, गैप से प्रवाहित होती है। इसीलिए देखिए, यहाँ से जब नदियाँ निकली, मतलब गंगा, इसलिए इस गैप से प्रवाहित हो गई।
क्योंकि वहाँ पे उसको स्रोत मिल गया जाने का। यहाँ पठार है, इधर भी पठार है, इसी यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे है, इसको तो आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ इधर से गंगा नदी निकल गई, ठीक है, इधर से जो नदी आई ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे बड़ा सा डेल्टा का निर्माण हुआ। ये जो आपको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, ये किस में है? ये गैप में बना हुआ है। इस गैप को राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं। ठीक, इधर भी उसका पठार है, इधर भी पठार है। ये पहले इसी का हिस्सा था, लेकिन इसका दिशा अधिक किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर की ओर भी है, लेकिन उत्तर पूर्व की ओर अधिक है, इसीलिए ये टूट करके अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। तो देखिए, इसका एक गति वाला भी आप लोग फिगर बना लीजिए। एक भारत का मैप बना के उसका गति वाला फिगर बना लीजिए। इसी में आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अलग से फिगर बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। बता देते हैं आप लोगों को। जैसे एक प्रायद्वीप पठार का फिगर बना लीजिए। ये मान लीजिए कि भारत, छोटा सा हम बनाते हैं, आप लोग भी छोटा ही बना लीजिएगा। जैसे ये भारत है, ठीक, ये अब देखिए, तो भारत का गति दो दिशा में है। ये मुख्य रूप से ये भारत प्लेट, इसका गति इधर भी है और इसका गति इधर भी है। इधर भी भारत गति कर रही है प्लेट और इधर भी कर, लेकिन इधर अधिक गति है। ये इसका जो गति है, ये उत्तर पूर्व की ओर गति जो है, उत्तर पूर्व की ओर अधिक गति है, अधिक गति है। इसीलिए अधिक गति है, इसलिए ये जो मेघालय का पठार है यहाँ आ गया। ये मेघालय का पठार, ये वाला, ये मेघालय और कार्बो एंगलोंग का पठार यहाँ आ गया। इसीलिए इस बीच में गैप का निर्माण हो गया। ठीक है, इस बीच में क्या हो गया? गैप का निर्माण हो गया, जिसको राजमहल या मालदा गैप कहते हैं। तो ये किसके कारण से हुआ? तो ये अधिक गति के कारण से हुआ। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए प्रायद्वीप पठार के पर्वत। ये आप लोग बेसिक चीज़ें था, आप लोग समझ गए कि ये प्रायद्वीप पठार है। अभी एक एक करके इसको समझाएंगे। अब देखिए, ये जो प्रायद्वीप पठार है, इसके पूरब भाग में, ये पूर्वी भाग में पूरे यहाँ से लेके, ये जो आपका ताप्ती भ्रंश है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पर्वत बना हुआ है। ऐसे करके ये पूरा जो पूर्वी घाट है, जो उड़ीसा से लेके यहाँ भी पर्वत, लेकिन यहाँ टूटा टूटा हुआ पर्वत बना हुआ है। यहाँ पे आके मिल गया है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल गया है। यहाँ एक गांठ का निर्माण हो गया है, जोड़ जिसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक पर्वत है, ये भी एक पर्वत है, दोनों साइड। ठीक, इधर भी पर्वत का निर्माण हो गया है, दोनों साइड। इधर टूटा टूटा हुआ पर्वत है। ठीक है, तो इसी को आप समझना है कि अब यहाँ पे कौन कौन सा पर्वत है। अब आप लोग लिखिए प्रायद्वीप पठार के पर्वत, हेडलाइनिंग दीजिए फिगर के बाद, प्रायद्वीप पठार के पर्वत, प्रायद्वीप पठार के पर्वत। प्रायद्वीप पठार के पर्वत। देखिए, इसमें हम लोग कौन कौन सा पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस फिगर को मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से एक पर्वत का फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। आप लोग लिखिए प्रायद्वीप पठार के पर्वत, और आप लोग भी एक फिगर बनाइए। देखिए, फिगर का काम तो पड़ेगा ही ना, मैप का काम तो, ज्योग्राफी तो मैप फिगर है ही। ठीक है, इसीलिए उसमें आप लोग को कौन कौन सा पर्वत पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीप पठार के पर्वत में आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा पर्वत पढ़ना है। जैसे अरावली, अरावली इसमें लिखिए, हम आप लोग को लिखा देते हैं, कोमा दे के लिखिएगा। अरावली, विंध्यन, 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 राजमहल, उसके बाद लिखिएगा सतपुड़ा, महादेव, मेघालय, सतपुड़ा, महादेव, मेघालय। उसके बाद लिखिएगा मेघालय। उसके बाद लिखिएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट, बालाघाट, बाबा बुदन, पालनी। कई सारी पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है,
तो पहले उसको समझना पड़ेगा मैपिंग से। तो पहले पूरा भारत का हम लोग पर्वत को मैप से समझते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो एक मैप आप लोग फिर से बना लीजिए, बढ़िया से बड़ा जैसा मैप बनेगा। और ऊपर से लेते हैं, हालांकि उत्तर का काम है नहीं, लेकिन फिर भी पूरा मैप में आएगा तो आपको फिगर क्लियर हो जाएगा। मैप में ही तो ज्योग्राफी पढ़ के महारत हासिल किए हैं क्या। वर्ल्ड मैप रहे, इंडिया का मैप रहे, एशिया का मैप रहे, कोई भी मैप बोले खींचने, फटाक से खींच लीजिए। मेरे पास पढ़ने में यही आपको बेनिफिट होगा। डेली मैप बनाते बनाते आप लोगों को हैबिट लगा देंगे। और कोई भी चीज़ें मेरे पास आपको डाउट नहीं रहेगा। एक चीज़ें हैं, मेरे पास स्टूडेंट जब भी कॉल करता है कहता है सर आपका क्लास में हमको डाउट नहीं रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ हमें समस्या है वहाँ आपको भी समस्या होगा, इसलिए हम समस्या को ही नहीं रहने देते हैं। फिर भी छोटा मोटा अगर आप लोगों को डाउट रहे तो ऐसा नहीं कि पूछ सकते हैं आप लोगों को टेलीग्राम का नंबर है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। तो टेढ़ा मैप बन गया लगता है, क्योंकि इसमें प्रायद्वीप पठार का ही ज़्यादा योगदान है, तो इसको थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जा रहा है। जब सुधारने का प्रयास करते हैं तो हो जाता है, और जब ठीक से खींच नहीं देते जैसे तैसे तो हो जाता है। क्या ये आप लोग कभी देखे होंगे। चलिए ये हो गया प्रायद्वीप पठार। अब इसमें जो पर्वत है उसको एक एक करके खींचना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ से यहाँ तक है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत इधर टूटा हुआ भाग में है, पूर्वी घाट इस तरीके से है, ठीक है। इसमें कुछ पर्वत ऐसे भी है आप लोगों को, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, बस आपको इतना ही समझना है। अभी ये है, ठीक है। और ये आगे भी बढ़ा हुआ है, 3 पहाड़ी है इधर 3 है, 1 2 3, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इधर ले लेते हैं अरावली पर्वत, ऐसे करके यहाँ पे अरावली सबका नाम लिखेंगे। अरावली के नीचे यहाँ पे आइएगा आप, तो यहाँ है विंध्यन। विंध्यन के बाद यहाँ पे है भांडेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, और उसके बाद यहाँ पे आइएगा कैमूर के बाद राजमहल, तो ऐसे करके है राजमहल, ठीक है। कैमूर भांडेर के बाद राजमहल। एक सेकेंड, ये पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक। पारसनाथ अभी समझेंगे सबको। वो पारसनाथ की पहाड़ी इस प्रकार से, जिसको राजमहल का हिस्सा है वो, ठीक। उसके नीचे आप आ जाइएगा तो ये हो गया विंध्यन। यहाँ पे आपका हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा में 3 पहाड़ी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ठीक। उसके बाद नीचे आइएगा तो अजंता की पहाड़ी में 2 गो है। अभी सब का नाम हम लिख देते हैं, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अभी सब का नाम लिख देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इसी का हिस्सा है ये, ठीक है। तो अभी समझने के लिए ज़्यादा बड़ा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसका हिस्सा रहने देते हैं। एक एक करके आप लोगों को समझना है। तो ये वाला जो है आपका, ये एकदम, ये जो है ना गुजरात तक है, ये गुजरात तक आया हुआ है। अभी इसके बारे में लिखाएंगे भी। पहले आप लोग बना लीजिए इसको, जैसे जैसे हम बना रहे हैं उसके बाद आप लोग देखिए। ये एक, अब इसको हम कलर कर देते हैं। ये एक श्रेणी कहलाता है, ये एक श्रेणी कहलाता है। ये दूसरा श्रेणी कहलाता है। ये जो है ना दूसरा श्रेणी, ये तीसरा श्रेणी कहलाता है, ठीक है। ये तीसरा श्रेणी कहलाता है।
ठीक। अब देखिए यहीं से ये भ्रंश है, इसको नर्मदा भ्रंश कहते हैं। इधर से नदी प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, और यहाँ पे आके खंभात की खाड़ी में गिरती है। इधर से आती है ताप्ती नदी, और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। दो नदी है। तो भ्रंश की जो मतलब भ्रंश में आके गिरती है, लेकिन उसमें जो पर्वत है पहले उसका नाम लिख लीजिए आप लोग। जैसे ये वाला अरावली पर्वत है, ये अरावली है, अरावली है, ठीक। ये पूरा वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये विंध्यन पर्वत है। लेकिन विंध्यन में कई सारी पहाड़ियाँ हैं। ये विंध्यन है, ठीक है, ये विंध्यन श्रेणी कहलाता है, ये विंध्यन श्रेणी। ये वाला ये जो है, ये विंध्यन के बाद दक्षिणी वाला ये सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है। ये इसको भ्रंश वाला नदी को थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये वाला सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है। ये वाला अजंता श्रेणी कहलाता है, अजंता श्रेणी, ठीक है। अब देखिए उसमें से जो पर्वत का नाम है वो लिखना है। ये वाला जो हिस्सा है सबका नाम आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि विंध्यन श्रेणी में ये वाला जो पर्वत है इसका नाम विंध्यन पर्वत, इसका नाम लिखिए आप लोग विंध्यन। तो विंध्यन श्रेणी में ये पहला पर्वत का नाम विंध्यन है, इसका नाम लिखिए विंध्यन। विंध्यन के बाद जो ये दूसरा पहाड़ी है ये इसका नाम है भांडेर। कहीं कहीं पे भारनेर भी नाम आता है कुछ कुछ बुक में, लेकिन हम आपको भांडेर ही लिख देते हैं, ठीक है, भांडेर। और ये वाला है कैमूर की पहाड़ी, ये कैमूर की पहाड़ी, इसका भी नाम का है चुकिएगा, ये भी लिखिए देते हैं विंध्यन, विंध्यन, ठीक है। तो विंध्यन श्रेणी का 3 पहाड़ी, विंध्यन, भांडेर, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, विंध्यन, भांडेर, कैमूर। इसी का हिस्सा आगे है ये पारसनाथ की पहाड़ी, इसी का हिस्सा आगे ये पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी। अब बोलिएगा इसको अलग क्यों बनाए हैं? अलग इसलिए बनाए हैं, ये वाला जो मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है यहाँ से, यहाँ मैकाल की पहाड़ी एक नदी निकलती है इधर से, ठीक है, सोन नदी जो बिहार में जाके प्रवाहित होती है, चल जाती है ये बिहार और गंगा में मिल जाती है। इधर से ये गंगा है ना, ये गंगा में मिल जाती है, ये सोन नदी है ये। इसीलिए इन दोनों के बीच देखिए गैप बन गया है ना, इसीलिए इसको हम अलग से बना दिए पारस। ये है किसका हिस्सा? विंध्यन श्रेणी का हिस्सा माना जाता है पारस की पहाड़ी, ठीक है। लेकिन ये अलग है, इसको अलग से ही समझिए। इसका अंतिम हिस्सा अभी कैमूर की पहाड़ी को समझिए। और ये कैमूर जो है बिहार में है, कैमूर जो है बिहार तक चले गया है, कैमूर की पहाड़ी। अब विंध्यन का इसका हो गया। अब आप लोग सतपुड़ा श्रेणी में ये वाला जो पहाड़ी है, ये सतपुड़ा, इसको यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला सतपुड़ा, ये महादेव की पहाड़ी है, ये महादेव की पहाड़ी। और जो तीसरा वाला है ये मैकाल की पहाड़ी है, ये मैकाल, ये मैकाल की पहाड़ी है, ठीक है। और ये अजंता श्रेणी का जो ये वाला पहाड़ी है, सबका नाम लिख लीजिए एक एक करके आप लोग। अजंता, सतमाला की पहाड़ी है ये एक वाला, ये सतमाला, सतमाला। और ये वाला अजंता की पहाड़ी, अजंता, अजंता की पहाड़ी, ठीक है। हाँ ठीक। ये पहाड़ियों का, और ये तो आप समझ गए पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट। अभी सब का एक एक करके नाम बताएंगे इसमें। पूर्वी घाट में सबका नाम पालनी, जवाराय, सेवाराय, सब का बारे में बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। इसका भी एक एक करके बताएंगे। पहले प्रायद्वीप पठारी भाग का, सॉरी प्रायद्वीप पठारी भाग का ये मुख्य रूप से पहाड़ है, ठीक है। देखिए ये जो सतपुड़ा है ना, यहाँ पे एक और पहाड़ी माना जाता है, वो उसका राजपीपला की पहाड़ी, कभी कभी पूछ देता है। सतपुड़ा का पहला हिस्सा, यहाँ पे सतपुड़ा भी है, राजपीपला भी है, तो यहाँ पे राजपीपला भी लिख दीजिएगा आप लोग, राजपीपला, ठीक है, राजपीपला। तो देखिए विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी। देखिए तो अगर आपसे पूछेगा नर्मदा नदी किस भ्रंश में प्रवाहित होती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच में। तो 2 ऐसी नदियां हैं जो भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये पूरा पठार है, यानी चट्टान है न, चट्टान है, यानी कि ये पूरा का पूरा चट्टान है, ये पूरा चट्टान है,
लेकिन चट्टान में ही मतलब कि 2 गो धार बन चुका है। चट्टान का कटा हुआ ही है लेकिन 2 गो धार है उसमें चट्टान में बना हुआ। ठीक है, और वो नदी चट्टान में ही प्रवाहित होती है। और किधर से किधर, तो पूरब से पश्चिम। बाकी सब नदी आगे पढ़ाएंगे इधर प्रवाहित होती है। इसीलिए ये नदी ज़्यादा विस्तार कर पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका दोनों तरफ चट्टान है, नीचे भी चट्टान है, वो ज़्यादा विस्तृत नहीं कर पाए। उससे बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों जो है मतलब कि ताप्ती नदी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। वो बाढ़ नहीं लाती है क्योंकि वो भ्रंश घाटी में दोनों तरफ चट्टान है, पहाड़ है, उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपका भारत का पर्वत श्रेणी है। और इसका सर्वोच्च चोटी के बारे में आपको लिखाते हैं, अभी लिख लीजिए। तो इस सब का सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए आप लोग, सब का सर्वोच्च चोटी हम नंबरिंग कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। सर्वोच्च चोटी, ठीक है, हाँ चोटी ऐसे, सर्वोच्च चोटी। अब देखिए जैसे कि अरावली का, तो 1 नंबर हम यहाँ दे देते हैं अरावली, तो आप लोग 1 नंबर यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए। तो गुरु शिखर, गुरु शिखर। देखिए हम 10 सबका नाम नहीं लिखेंगे, कुछ का लिख देते हैं, गुरु शिखर। ठीक है, दूसरा में लिख लीजिए तो विंध्यन का, दूसरा नंबर में, हाँ विंध्यन का सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए विंध्यांचल। विंध्यन का लिख लीजिए विंध्यांचल, विंध्यांचल। ठीक है, ये विंध्यन का 2 नंबर में विंध्यांचल। 3 नंबर में लिख लीजिए, 3 नंबर में धूपगढ़। धूपगढ़ जो है ना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़, आइए धूपगढ़ कहाँ है? महादेव पहाड़ी में है, महादेव पहाड़ी में। ठीक है, ये यहाँ, ये इसका यहाँ। ठीक है, तो तीसरा नंबर में धूपगढ़। चौथा नंबर लिखिए, चौथा नंबर अमरकंटक। अमरकंटक, ये जो मैकाल की पहाड़ी है, यहाँ पे 4 नंबर लिख लीजिए। अमरकंटक की अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। 5 नंबर लिख लीजिए, 5 नंबर लिख लीजिए अनामुडी। अनामुडी, अनामुडी ना यहाँ पे है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है अनामुडी, यहाँ पे है अनामुडी। इसको त्रिभुज की तरह बना दीजिए, चोटी इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो अनामुडी लिख लीजिए 5 नंबर में, अनामुडी। ठीक है, 6 यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 नंबर। ठीक है, 6 नंबर ये वाला है, 6 नंबर लिख लीजिए। 6 नंबर लिखिए दोदा बेटा, दोदा बेटा। 6 नंबर में लिखिए दोदा बेटा। 7 नंबर लिखिए, यहाँ नंबरिंग कर दीजिएगा 5, 6। 7 नंबर लिखिए, 7 नंबर बम्बाडी शिला। बम्बाडी शिला, ये बम्बाडी शिला ना यहाँ पे है, यहाँ 7 नंबर लिख लीजिएगा बम्बाडी शिला। ठीक है, दक्षिण में है, यह दक्षिण का हिस्सा, यहाँ पे है बम्बाडी शिला। आगे बताएंगे, अभी सब लिखाएंगे। उसके बाद लिखिएगा झीडागढ़। 8 नंबर में लिखिएगा झीडागढ़, झीडागढ़। 9 नंबर में लिखिएगा सोड़िया पहाड़ी, सोड़िया पहाड़ी, सोड़िया पहाड़ी। 10 नंबर में लिखिएगा गिर की पहाड़ी। 10 नंबर में लिखिएगा गिर की पहाड़ी। हाँ नंबरिंग नहीं दिए ना, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर जो झीडागढ़ है ना, ये इसका हिस्सा है झीडागढ़, यहाँ 8 नंबर देख लीजिए। सोड़िया की पहाड़ी जो 9 नंबर है, ये राजमहल, ये पारसनाथ है ना, ये राजमहल का हिस्सा है, राजमहल। राजमहल इसी की सबसे ऊंची चोटी है ये सोड़िया पहाड़ी, जो गिर की पहाड़ी है। हाँ गिर की पहाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे भी एक पहाड़ी है ना गिरनार की पहाड़ी, तो गिरनार की पहाड़ी तो हम बनाए नहीं अभी, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है गिरनार की पहाड़ी, ये गिरनार। गिरनार की ऊंची चोटी है गिर, तो आप लोग यहाँ 10 नंबर दे दीजिए यहाँ, और यहाँ लिख दीजिए गिरनार, इधर लिख दीजिए गिरनार। अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जैसे लिखिएगा गुरु शिखर, तो 1 नंबर यहाँ, इसका मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नंबरिंग कर दिए यहाँ। जैसे विंध्यांचल में है 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो यहाँ 2 नंबर है,
तो विंध्याचल 2 नंबर में, यानी कि विंध्याचल, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल। 3 नंबर धूपगढ़ है, तो धूपगढ़ यहाँ 3 नंबर में, यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। और सतपुड़ा में किस में, तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी। समझ गए आप लोग, नंबरिंग आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि 4 नंबर में कौन सा है, मैकाल, मैकाल का अमरकंटक है, अमरकंटक। ठीक है, तो नंबरिंग से आप लोग समझ गए कि कहाँ। जैसे 5 नंबर यहाँ है, पश्चिमी घाट का अनामुडी है यहाँ। 6 नंबर यहाँ है, तो दोदा बेटा है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको लिखा देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, लिखा देंगे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग मैप अच्छा से बना लीजिएगा, साफ सुथरा एकदम क्लियर तरीके से, कहीं दिक्कत ना हो। कोई पूछे कि भांडेर की पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो सीधा बताइए विंध्याचल की पहाड़ी का। महादेव की पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो सतपुड़ा रेंज का। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्वेश्चन आएगा, ये सब ध्यान में रखना है आप लोगों को कि कौन किसका हिस्सा है, इन सब चीजों को एक ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो अब इसके बारे में पहले, हाँ, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अगर थोड़ा सा हम अरावली को समझा दें, देखिए एक एक चीजें क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं गलती भी नहीं होता है। हम कोशिश करते रहते हैं कि आपका गलती एकदम 1% भी नहीं हो, क्योंकि हम बहुत सारा बुक पढ़ के आते हैं। देखिए पहले प्रायद्वीप भारत इसे बनाएंगे, ये हो गया प्रायद्वीप भारत। ठीक, यहाँ पे है अरावली पर्वत, इस प्रकार से अरावली है, ये वाला, ये अरावली है। अरावली को ना 3 भागों में बांटा गया है, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो उत्तरी हिस्सा है अरावली, उसको दिल्ली रीज कहते हैं। ठीक है, या उसी में है रायसीना हिल्स भी उसको कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको दिल्ली रीज कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा दिल्ली रीज। इसको रायसीना हिल्स भी कहते हैं, रायसीना हिल्स। यही रायसीना हिल्स पे, इसी पे, यहीं पे है दिल्ली, यहीं पे संसद भवन बना हुआ है, यहीं पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, एकदम ऊंचा पे पहाड़ पे अंतिम छोर पे यहीं पे राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, यहीं संसद भवन है एकदम ऊंचा पे, रायसीना हिल्स पे ही बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली रिज। उसके बाद दूसरा वाला को कहते हैं हर्षनाद की पहाड़ी, हर्षनाद की पहाड़ी, हर्षनाद की पहाड़ी। ठीक है, और तीसरा वाला को कहते हैं जरगा की पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। देखिए आप लोग हेडलाइनिंग दे दीजिएगा अरावली पर्वत, हेडलाइनिंग दे दीजिएगा अरावली पर्वत। उस मैप के बाद लिखिएगा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक, अरावली पर्वत देके ये फिगर बनाइए, दिल्ली रीज या रायसीना हिल्स, हर्षनाद की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी। ठीक है, यानी कि 3 भागों में बांटे हैं इसको। ठीक है, जो गुरु शिखर है, ये यहीं पे है गुरु शिखर, यहाँ पे इसी का सबसे ऊंची चोटी है क्या, गुरु शिखर। अभी तुरंत लिखा है। माउंट आबू यहीं पे है, माउंट आबू, माउंट आबू यहीं पे है। ठीक है, ये अरावली है। अब इसके बारे में लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं अरावली के बारे में। लिखिए अरावली के बारे में। लिखिए अरावली के बारे में।
अरावली भारत एवं विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। अरावली भारत एवं विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। अवशिष्ट का क्या, अवशिष्ट रूप में है। सीधा लिखिए, घुमा फिरा के क्या बात करना, क्या लिखिए, फिर पूर्ण विराम दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अरावली एक प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है। अरावली एक प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है जिसकी उत्पत्ति धारवाड़ संरचना से हुई है। बाकी आप लोग सब समझ रहे हैं धारवाड़ क्या है, सारा अच्छे से बता दिए। जहां आपको दिक्कत हो पीछे का क्लास उल्टा लीजिए। धारवाड़ संरचना, कुडप्पा संरचना बताए ना, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, सारा संरचना आप लोगों को पढ़ाए हैं, ध्यान में होगा। तुरंत कॉपी उल्टा लीजिए, ठीक है, ताकि आपका देखिए माइंड में क्लियर होना चाहिए। माइंड से क्लियर नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए। अन्य चीजें बहुत याद रहता है क्या, बाकी नंबर मिल जाए किसी का तुरंत याद रहेगा, यहाँ डाटा याद नहीं रहेगा, क्या ये फितरत है। चलिए, अरावली एक प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है जिसकी उत्पत्ति धारवाड़ संरचना से हुई है। पूर्ण विराम। इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है। 800 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 700 मीटर है। 300 से 700 मीटर है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। पूर्ण विराम, जहां माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है। घूमने के लिए मस्त जगह है माउंट आबू, ठीक है, हिल स्टेशन के रूप में एकदम ऊंचाई पे बना हुआ है। आप देखिएगा वो, मतलब गूगल में सर्च मारिएगा आप लोग माउंट आबू हिल स्टेशन, देखिएगा मस्त सीन दिखाई देगा आपको। कभी घूमने का मन करे ऐसी सब जगह जाइए, मज़ा आएगा घूमने में, ठीक है। जब भी लगे ज़िंदगी में टेंशन, अशांति, आराम से इन सब जगह को घूमिए। पढ़ने के बाद आपको जब जानकारी होता है ना, तो उस ज़िंदगी का मज़ा ही अलग होता है। जब आप भारत का एक एक चीज़ों को जानते हैं, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। गहराई से आपको पता होता है हर चीज़ें, तो आपको भी महसूस होता है कि आप अन्य आदमी से उसी दिन अलग हो जाते हैं जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में बेहतर जानकारी हो जाता है। आप किसी को अच्छे से बता सकते हैं, उसके इतिहास से लेके वर्तमान तक समझा सकते हैं, क्या यही सब चीज़ें हैं। इसीलिए देखिए, हम बेसिक में उतना पढ़ाते हैं, इसीलिए अब हमको इधर ज़्यादा चर्चा करना नहीं पड़ता है। हमको पता है अब आप आर्कियन, धारवाड़ क्या आपको अच्छे से समझा चुके हैं, अब फिर उसके बारे में हमको समझाना नहीं पड़ता है क्या। चलिए, हाँ, हम बता रहे थे जहाँ माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है, दोनों के मध्य गोरान घाट स्थित है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेन। दक्षिण से उत्तर की ओर यह जरगा की पहाड़ी, हर्षनाद की पहाड़ी और दिल्ली रीज के रूप में विस्तृत है। दक्षिण से उत्तर जरगा, हर्षनाद और दिल्ली रीज के रूप में विस्तृत है। पूर्ण विराम, अरावली एक प्रमुख जल विभाजक भी है। अब याद कीजिए, अरावली एक प्रमुख जल विभाजक भी है। बताए थे आप लोगों को कि इधर से गंगा और यमुना, इधर से सतलज नदी, इधर से सिंधु नदी, तो ये गंगा, यमुना और सिंधु दोनों का विभाजक कौन है, यही अरावली है ना विभाजक। तो आपको अब ध्यान में आ गया होगा। इसीलिए कोई भी चीज़ अब एक दूसरे से लिंक होगा। बेसिक हम बता चुके, बस खाली ये क्लियर हो गया, मतलब भौतिक प्रदेश, तब तो आप लोगों को आगे जलवायु में दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। कहाँ कितना पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, भारत का आपको क्लियर समझ में आ जाता है, ठीक है। हाँ, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, आगे बढ़ाया कीजिए चैनल को। कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होता है कि सर के लिए भी सोचें, क्या। चलिए, आप लोग थोड़ा सा भी इतना चिंता कर सकते हैं सर के लिए, क्या हम आप लोगों के लिए इतना करते हैं, बाकी गुप्त बातें। चलिए, अब देखिए जरगा की पहाड़ी, हाँ, एक प्रमुख जल विभाजक है। चलिए, तो अब हाँ, हम आपको बता रहे थे, देखिए अरावली पर्वत ना एक वलित पर्वत है। वलित मतलब मुड़ के बनना। मुड़ के बनना का मतलब एक प्लेट दूसरा प्लेट दोनों टकराया
और इसी में वलीद पर्वत के रूप में ये इसका मतलब ये वलीद पर्वत है। यह है कैसा पर्वत? वलीद है, यानी कि 2 प्लेटों मुड़ने से बना है। ये ना पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था, हिमालय जितना ऊंचा था ये, लेकिन सोचिए ये प्राचीन है, सबसे पुराना है, आर्कियन काल का है। इसीलिए इसमें टूटन फूटन के कारण अब ये अवशिष्ट के रूप में बच गया है। यानी टूट फूट इसका करोड़ों साल से हो रहा है, लाखों साल से हो रहा है। इसीलिए अब ये इसका जो अवशिष्ट भाग बच गया है ना, इसीलिए ये अब छोटा हो गया, इसकी ऊंचाई कम हो गया है। कितना? यही 500 से 700 मीटर बच गया है औसत ऊंचाई। ठीक है, इसीलिए ये अब अवशिष्ट के रूप में है। ये प्राचीन मतलब की संरचना है। उसके बाद हम बताएं कि इसका 3 भाग में है, दिल्ली से गुजरात तक विस्तृत है। ये सब तो आप लोग समझ ही गए। ठीक है, धारवाड़ संरचना आप लोग समझ ही गए, धारवाड़ संरचना क्या है, गुरु शिखर सारा समझा दिए। अब आ जाइए, यानी कि अरावली के बारे में आप लोग समझ गए अच्छे से, इसको 3 भागों में बांटे इसके बारे में। अब आ जाइए विंध्यन श्रेणी, एक एक करके सबको समझाएंगे, आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए। अब आप लोग लिखिए विंध्यन श्रेणी, लिखिए आप लोग विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी आप लोग हेडलाइनिंग दीजिए। इतना डिटेल्स पढ़ाएंगे आप लोग, उब जाएंगे, लेकिन हम नहीं उबेंगे। लिखिए विंध्यन श्रेणी, इसका फिगर बना लीजिए विंध्यन श्रेणी का। देख लेते हैं टाइम। टाइम तो आप लोगों का 1 घंटा हो गया। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मेरा भी गला आज ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया है, क्या बोले आप लोगों को। चलिए तो अब हम लोग जो है कि अगले क्लास में विंध्यन श्रेणी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में विंध्यन श्रेणी से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग हमको भी सपोर्ट किया कीजिए। बाकी आप लोग समझते ही हैं क्या, और आप लोग मस्ती से खुश रहिए जीवन में, और जीवन में कुछ है नहीं। कहते हैं ना कि हाथ मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। बाकी संसार में और कुछ नहीं है, जितना हमारा तुम्हारा अपना तेरा मेरा कर लें, बाकी सब यहीं छोड़ के जाना है। इसीलिए ज़्यादा जीवन में दुख तकलीफ नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहना है, जीवन का हिस्सा है ये सब दुख तकलीफ। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।